सो हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ अपनी शेवरलेट क्रूज का 9 साल का ओनरशिप रिव्यू, ताकि आप अगर इस 2021 में इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी रहेगी नहीं रहेगी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी जिसके लिए आप प्रिपेयर हो सको और आपके साथ या फिर ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट पहला क्वेश्चन किसी का होगा तो वो यही होगा कि क्रूज़ क्यों, वाई क्रूज़। मैं आपको अगर बताऊं, उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी स्कॉडा लोरा थी जो कि अपने क्लास लीडिंग सेगमेंट की गाड़ी थी। तो उस टाइम मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी, तो और ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। बट एक शेवरलेट क्रूज़ का और VW जेटा का ज़्यादा ऑप्शन था, बट स्कॉडा लोरा और VW जेटा एक ही गाड़ियाँ हैं। सो एक बार दूसरा ब्रांड ट्राई करने के लिए मेरी फैमिली ने शेवरलेट क्रूज़ ली थी, और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का नाम भी था, तो ये रीज़न था। तो अब सबसे पहली चीज़, चलो मैं पॉजिटिव पे आ जाता हूँ। गाड़ी में क्या क्या सबसे बढ़िया है। पहली और चीज़ वो है डीजल रॉकेट। मानो कोई कुछ भी कहे कि एवरेज देती कुछ नहीं देती, कोई फर्क नहीं है। ये जिसका नाम ना डीजल रॉकेट, ये एक्चुअली में रॉकेट है। मतलब एक बार आप जिस इंसान ने गाड़ी को चला लिया होगा ना, वो मेरी फील को जान पा रहा होगा कि मैं इसे डीजल रॉकेट क्यों बुला रहा हूँ। अब एक्चुअली इसका निक नेम भी है कि लाइक इतनी पावर है इस कार में कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो टेक ऑफ कर जाएगी गाड़ी इतनी ज़्यादा इसमें पावर है। चलो इतना इस और दूसरा पॉइंट है इसका एसी। मैं आपको अगर एक अपना छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, तो मैं आगरा की तरफ जा रहा था, और आगरा की तरफ जाते हुए उस टाइम गर्मियों का टाइम चल रहा था, कुछ जून का टाइम था। तो हुआ क्या कि जो मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें साफ साफ दिख रहा था कि टेम्परेचर 52 हो रहा है, और मैंने अपनी कार के अंदर जो टेम्परेचर था वो लो पे कर रखा था बिल्कुल। और फैन जो था वो 4 पे था। तो पीछे जो लोग बैठे थे ना, उन्होंने ये बोला उस लो टेम्परेचर में, यार थोड़ी सी फैन स्पीड कम कर लो, हवा ज़्यादा ठंडी हो रही है, अब कैबिन ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कि मतलब इतना चिल्ड कैबिन कर देता है कि आपको मैं कह रहा हूँ और कारों का इतना अच्छा लगा नहीं है अभी तक मुझे। मेरे पास स्कॉडा येती है, रेनॉल्ट फ्लुएंस है, स्कॉडा लोरा ऑलरेडी रह चुकी है, VW पासात भी थी, बट स्टिल इस गाड़ी का एसी वन ऑफ द बेस्ट एसी लगता है मुझे अभी तक का। और इसमें क्या, इसका साउंड सिस्टम अभी तक, मतलब मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैवी बेस लवर नहीं हूँ, बट साउंड सिस्टम बहुत प्यारा लगता है। चौथा पॉइंट, इसका इंटीरियर। मैं कह रहा हूँ ये मुझे किसी भी एंगल से आज भी ये कि 9 साल पुरानी गाड़ी नहीं लगती। ये आज भी आज की गाड़ियों के तरीके से ही, या फिर मैं कह सकता हूँ उससे ज़्यादा बेटर डिज़ाइनिंग इस गाड़ी के इंटीरियर के। जैसे कॉकपिट डिज़ाइन मैंने अभी तक और गाड़ियों में नहीं देखा। मेरी लोरा से ज़्यादा इंटीरियर मुझे इस गाड़ी का पसंद आता है। और पांचवा पॉइंट, एक्सटीरियर के डिज़ाइनिंग में इस गाड़ी की जो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये एज हो गई, ये पुरानी हो गई। ये आज भी लगता है कि आज भी नई गाड़ी है, आज भी लगता है, आज भी लग ही नहीं पाता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो ये मुझे इस गाड़ी के बारे में पॉजिटिव लगता है। अब एक और क्वेश्चन आता है लोगों का कि कितने की थी इस टाइम पे। मैं अगर आपको बताऊं, मुझे गाड़ी उस टाइम पे एक्स शोरूम 15 लाख ऑटोमेटिक वर्जन LTZ विद सनरूफ ऑटोमेटिक वर्जन टॉप एंड वाली 2011 में 15,70,000 की एक्स शोरूम पड़ी थी, जो कि मुझे करीब 19 से 20 तक ऑन रोड पड़ गई थी सारे कंपनी के पैक्स वगैरह लेने के बाद। अब कुछ गाड़ी की बात कर लेते हैं कि भाई इस गाड़ी में 9 साल तक जो मैंने देखा है उसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं जो लोगों की गाड़ियों में आती थी, जो कि मैंने देखी हुई हैं। सबसे पहला, जिस इंसान ने अगर गाड़ी सही से नहीं रखी तो उसकी गाड़ी में हो सकता है BCM की कमी आ जाए, क्योंकि इस गाड़ी का BCM जल्दी ख़राब हो सकता है। BCM ख़राब होने की दिक्कत क्या है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, या बैटरी ड्रेन करेगी, या फिर और कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो दिक्कतें होती हैं वो गाड़ी में आ जाती हैं। ये चीज़ आती है अगर आप की गाड़ी में BCM की दिक्कत है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो स्पीडोमीटर है वो गाड़ी का कई बार ख़राब हो जाता था, क्रूज़ में देखा गया था। मेरे का लकीली नहीं आया, ना मेरे में BCM आई, ना मेरे में क्लस्टर की दिक्कत आई। दूसरी बात, अमेरिकन वाली में और कुछ इंडियंस में दिक्कत आई थी कि जो उसके ब्लेंडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो हवा की डायरेक्शन होती है ना, ये जो चेंज करते हैं इसमें ऑटोमेटिक है, मोटर वाले हैं, मैनुअल नहीं है। तो क्या होता है कि ये कई बार ख़राब हो जाते थे, फिक्स हो जाती थी इनकी हवा आनी, या कई बार रुक भी जाती थी, तो वो इसमें दिक्कत आती थी। तीसरी बात, इसका हार्ड स्टीयरिंग।
कुछ लोगों को लग सकता है कि इसका स्टीयरिंग खराब है, बट नहीं, एक्चुअली वो स्टीयरिंग भारी है, वो है ही ऐसा, कंपनी से ही ऐसा होता था, ये इसका ट्रेडमार्क कह सकते हो, कैरेक्टर कह सकते हो, ये गाड़ी में था। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैंने कुछ गाड़ी के कॉमन दिक्कतों के बारे में आपको बताया कि ये आ सकती है। अब जो उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, हाँ मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बताना भूल गया, ये वन ऑफ दी रिलायबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में से मुझे एक लगता है। ऑल्दो ये उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, अगर मैं DSG से कंपेयर करूँ इसको तो उतना फास्ट नहीं है, बट स्टिल क्विक इनफ, बेटर है और सब उससे, और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। मतलब जो इस गाड़ी की जितनी पावर है वो अच्छे से व्हील तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मुझे वही फील आती है कि मैं रॉकेट ही चला रहा हूँ, कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं चला रहा। और अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि ये गाड़ी कितना देती है। ये होपफुली कोई मारुति वाले का क्वेश्चन होगा ये कि कितना देती है। अगर आप क्रूज ले रहे हो और क्या फिर ऑलरेडी है, तो आप ये नहीं बोल सकोगे कि ये कितना देती है, क्योंकि जो 2012 तक जो गाड़ी आई थी ना, उसका इंजन पुराना था, वो 140 से 150 bhp के बीच में आई थी। उस गाड़ी में यही कमी थी कि उसका एवरेज, मैनुअल वाली का तो फिर भी 15-16 आता था, लेकिन ऑटोमेटिक वाले का 12 से 13 से ऊपर जाता ही नहीं था। अगर नॉर्मल एक इंसान जैसे चलाता है तो 12-13 से ज़्यादा हाईवे पे जा ही नहीं सकता था। मैंने अपनी कार से 17 का निकाला है बड़ी मुश्किलों में, बट जाता नहीं है इससे ऊपर। बट जब 2013 से ऊपर की जो गाड़ियाँ आ गई थी, उसमें इंजन चेंज हो गया था, उसमें DOHC इंजन आ गया था और उसका टर्बो भी चेंज कर दिया गया था, उसकी पावर भी ज़्यादा कर दी गई थी, वो 165 bhp की हो गई थी और उसका एवरेज कभी 17-18 का आ जाता था। बट 12 तक ये इशू बहुत ज़्यादा था गाड़ियों में कि एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं देती थी, लेकिन हाँ डीजल रॉकेट रही थी पूरा टाइम तक। चाहे 2013 वाली लूँ मैं, चाहे ये वाला वर्जन लूँ, इसमें बस एवरेज नहीं देती थी, लेकिन पावर इसमें बहुत ज़्यादा थी और पावर 13 के बाद भी बहुत ज़्यादा थी, बस में एवरेज बढ़ गया था। गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी है? 9 सालों में मैंने ज़्यादातर कंपनी में सर्विस कराई थी, ज़्यादातर क्या सारी कंपनी में सर्विस कराई थी। अब जाके जब मेरे आसपास में शेवरलेट बंद हो गया, तो उसके बाद मैंने एक आफ्टर मार्केट सर्विस कराई थी जो कि 6-7 हज़ार की मुझे पड़ गई थी। और अब मैं बताऊं कि अब आप भी सोच रहे होगे कि कंपनी तो बंद हो गई तो लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, सर्विस का क्या होगा मेरी गाड़ी का। तो एक्चुअली ये बात ऐसी है कि इसकी सर्विस महिंद्रा को सौंप दी गई है। आप बेझिझक जाके महिंद्रा में इसकी सर्विस करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा। नहीं, ऑथराइज अभी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि मेरे जो मेन पॉइंट्स थे, मैंने जो मुझे अभी तक फेस करे गए, जो मुझे दिक्कत आई थी। हाँ, मेरी एक गाड़ी की एक और दिक्कत आई थी कि इसका जो अल्टरनेटर था मेरी पर्टिकुलर गाड़ी में, वो ख़राब हो गया था। क्यों? क्योंकि एक बार इसकी बेल्ट टूट गई थी और उसका जो बेरिंग होता है अल्टरनेटर का, वो कट गया था। आई थिंक सो, पता नहीं कैसे कट गया था सही से, वो आवाज़ करने लग गया था। तो मैंने वो चेंज कराया था, वो आफ्टर मार्केट चेंज कराया था। तो उसमें कुछ टाइम बाद, 2-3 साल चलने के बाद उसमें भी आवाज़ आने लगी और एक टाइम बाद आके मेरा अल्टरनेटर ही ख़राब कर दिया था। तो मैंने कंपनी में जाके फिर दूसरा अल्टरनेटर बदलवाया था, जो कि करीब 25 से 26 हज़ार का पड़ गया था मुझे। काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बट ठीक है, इतना का पड़ गया था। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं आया, वो भी मेरी ही गलती थी, इस वजह से ख़राब हुआ था, बट गाड़ी में ऐसी कोई इशू आता नहीं है। तो ये कोई दिक्कत थी जो मुझे पड़ी, और पूरे 9 सालों में मुझे ऐसा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब जाके 1 लाख का चलने के बाद मुझे करीब सस्पेंशन कराने की ज़रूरत पड़ रही है, उससे पहले और खाली सस्पेंशन स्टड्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे मेरी गाड़ी में लगा कि कमियां आई थी। बाकी अगर सनरूफ की बात करो, अभी परफेक्ट काम कर रही है। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, मिरर्स, आपका सीट, और कोई ऐसे कुछ और इशू आया ही नहीं है अभी तक मुझे। और ऑटो डिमिंग मिरर है, वो भी अभी तक बिल्कुल बढ़िया काम करता है। वन टच विंडो डाउन सब में मिलेगी मुझे, मेरी वाले वर्जन में वन टच विंडो डाउन है सारी की सारी विंडोज़ में। और बस ऐसा कुछ और ज़्यादा खास मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कुछ मैंने मिस कर दिया हो जो आपको पूछना हो, हाँ, अगर आप, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपके लिए गाड़ी ये यूज़लेस है, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ डीजल में आती थी। और दिल्ली NCR में 10 ईयर्स की ही कार चल रही है, उसके ऊपर नहीं चल रही। तो आप पुरानी ले रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी, 15-16 वाली मॉडल की। और वो आसपास काफ़ी, मतलब आपकी चॉइस है, अगर आपको अच्छी डील मिलती है तो आप ले सकते हो। बट दिल्ली NCR से अगर आप बाहर रहते हो
तो आपके लिए काफ़ी वैल्यू है फॉर मनी गाड़ी रहेगी, क्योंकि 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक ये 2013-14 मॉडल मिल जाएगी। 14 तो नहीं, 13 तक वाली तो मिल जाएगी आपको, 11 से 13 तक वाली। और वो ही लेना, 9-10 वाली मत लेना, क्योंकि उसमें USB भी नहीं आती गाड़ी में। वो 11 से 12 तक के बीच में आई थी वो वाली में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे अभी तक याद हैं, और अगर आपको कुछ और भी लग रहा हो तो आप बिंदास मुझसे पूछना। और हाँ, मैं कहूँ वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, हाँ बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। जिसको ड्राइविंग का शौक है वो बिल्कुल इस गाड़ी को ले, मज़े करे मज़े। और अगर दिल्ली से बाहर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, उसके लिए ये गाड़ी लेना। सो ओके बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ अगर आपके सच में पॉइंट्स रह गए होंगे तो कमेंट डाउन करना, मैं उनको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा, कमेंट करूँगा आपके लिए। ओके बाय बाय।